Hello everyone, a very warm welcome to the second class of UGC NET History. A very warm welcome to PW UGC NET. And as you all know, to make sure that you all clear GRF with flying colors and you clear GRF in your next attempt, we have launched Sarthak UGC NET 2023 batch, जहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं crash courses where we are going to rewind and re-revise all the important topics relevant for the upcoming UGC NET examination. तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है सो फटाफट से पहले वीडियो को देख लो, because in the last class we had completed prehistory, we had completed Vedic age, and we had also completed Indus Valley civilization. Now moving to the second lecture of our crash course. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 6th century BC till the Mauryan period. So I hope you all have revised this topic and I hope you're super excited to check your score. You are super excited to check how much are you retaining and to make sure कि आप अपनी गलतियों को specifically ठीक कर रहे हैं, because these are the test matches before the final match. तो final match खेलने के पहले ये कुछ warm up matches हैं where you need to check your preparation. तो आज के सेशन के पहले गाइडलाइन ये है कि I know you all must have revised. Questions को देखना है, थोड़ा ध्यान लगाना है. एलिमिनेशन के साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं. You have to make sure that you are checking where you are going wrong. We are going to cover multiple aspects. Please see कौन सा एरिया, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक गलत हो रहा है, because this is where you will actually be guided towards a holistic revision. कई बार हम क्या करते हैं, रिविजन करने के पहले we keep re-revising the topics जो हमें पहले से आते हैं. This is going to help you in revision last moment before the exam उन एरियाज का जो अभी भी गलत हो रहा है. So very warm welcome to the session and let's start with the second class of the crash course, जहां पे हम करने वाले हैं 6th century to the Mauryan period. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's move forward. Okay. तो सबसे पहले आज के सेशन में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इन टॉपिक्स को एग्जाम्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट वी विल कंप्लीटिंग द महाजनपद पीरियड. जनरली आपको एक चीज याद रखना है कि जब आप महाजनपद पीरियड की बात करते हैं, हर साल यहां से एक क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में आता है. मोस्टली द क्वेश्चंस आर फोकसिंग ऑन ईदर सम यूनिक फीचर और ईदर सम स्पेशल फीचर ऑफ द महाजनपद और द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द महाजनपद. ठीक है, बेसिकली द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द महाजनपद. या तो एक क्वेश्चन आपको यहां पे आता है और दे विल स्पेशली गिव यू अबाउट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द 6th सेंचुरी. तो ये दोनों एरिया से हर साल आपको क्वेश्चन आते हैं. वन क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली गारंटीड फ्रॉम हियर. आज के सेशन में हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी है एंड आर यू एबल टू डू इट और नॉट. सेकंड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक सेक्ट्स, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स. दिस इज द सेकंड टॉपिक. This is what we will be covering for examination. Revision के time period में you have to make sure कि आपने terms बुद्धिज्म, जैनिज्म से related कर लिया है, आपने इनके sources बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं. ठीक है, all the Buddhist Jain councils, the people associated with these councils. ठीक है, in the end what's the conclusion of these councils. इसके अलावा आपने basic Buddhism, Jainism, architecture वाला part कर लिया है. इसके अलावा all the ideologies of Buddhism, Jainism, आजीविक sects. This is that one topic जहां से आपको mostly 2 to 3 questions का buffer मिलता है in the examination. ठीक है, एंड फाइनली मूविंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज द मॉडर्न पीरियड. आजकल वैसे फॉर द पास्ट 2 अटेम्प्ट्स मॉडर्न पीरियड हैज बीन डोमिनेटिंग द पेपर. अब देखना पड़ेगा कि क्या इस साल डोमिनेट कर रहा है या नहीं. मोस्टली मॉडर्न एम्पायर में आपको आर्किटेक्चर से 2-3 अटेम्प्ट्स में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं. हो सकता है इफ दे ट्राई टू गिव यू आर्किटेक्चर अगेन वेल एंड गुड. अगर वो नहीं देना चाहते हैं क्योंकि 2 बार से आर्किटेक्चर आ रहा है, इट कुड बी कि हमें थोड़ा बहुत ना सोर्सेज में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हमें पॉलिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हमें एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हमें स्पेशली धम्मा की आइडियोलॉजीज पे शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर वो ये रिपीट नहीं करते हैं देन दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम. प्लस another thing what we have to do is जब हम महाजनपद पढ़ते हैं and you know that Magad emerges as the most powerful janpad, somehow from the Mahajanpad to when we move to Magad and finally when we move to Alexander का invasion, ये 3 एरिया से
पिछले 2 टाइम से, बी इट February 2023, बी इट जून, बी इट स्पेशली December 2022, इन एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोस्टली क्रोनोलॉजी क्वेश्चन और मोस्टली ईयर बेस्ड क्वेश्चंस की कौन सी ईयर सही है कौन सी ईयर गलत है. सो यू हैव टू डू दिस पार्ट वेरी वेल. अलेक्जेंडर इन्वेजन स्पेशली कौन सी, क्योंकि मोस्टली आपको अलेक्जेंडर इन्वेजन पे तो क्वेश्चंस आ चुका है, मे बी दे कैन आस्क यू सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये सारी चीजों को हम आज कवर करेंगे व्हाइल रिवाइजिंग एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. गाइज यू नीड टू बी रियली स्मार्ट, क्योंकि ये बहुत ही फेचिंग टॉपिक्स है. मॉडर्न पीरियड इज कंपेरेटिवली वेरी इजी. बुद्धिज्म जैनिज्म थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहां से कुछ भी आ सकता है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. महाजनपद की 2 एरियाज है. तो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. आपको भी पढ़ते वक्त इन टॉपिक्स को स्पेशली कवर करना है. प्लस विल बी रिवाइजिंग मच मोर. सो प्लीज मेक श्योर यू आर देयर थ्रू आउट द सेशन. कीप आंसरिंग ऑल दी क्वेश्चंस एंड जो भी चीजें आपकी गलत हुई हैं प्लीज उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन. मोस्टली साइट्स पे आपको क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आजकल 5 लाइन 4 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन कॉमन है. सो किसी एक साइट पे दे कैन गिव यू एनीथिंग, या तो 1 लाइनर क्वेश्चन आपको इस साइट से, दे कैन गिव यू 1 लाइनर साइट क्वेश्चंस, और मोस्टली वो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस देते हैं साइट से, है ना. उसके अलावा वो आपको ये सारे भी मैच करते हैं. साइट्स हो गया, दे विल टेल यू द नेम ऑफ द किंग्स कि किंग्स के साथ मैच करो. दे विल टेल यू फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गए, ठीक है. दे विल टेल यू द कैपिटल ऑफ दीज साइट्स के साथ मैच कर दीजिए. दे विल टेल यू फॉर एग्जांपल एनी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द साइट एंड दे विल टेल यू टू मैच इट. ठीक है, सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम साइट बेस्ड क्वेश्चंस. तो साइट बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा, so that all of this is prepared. Let's do the first question. With reference to Kausal Mahajanpad, which of the following statements are correct? It is bounded by Sadnira on the west and Gomti in the east. Shravasti was the capital of North Kausal and Kushavati was the capital of South Kausal. Lesser known towns, इस बार अगर आपने notice किया है, so in your June attempt and especially February attempt, they are giving you the names of towns कि भाई ये टाउन किस जनपद से एसोसिएटेड है. अभी रिसेंटली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पैटर्न है, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन दी है. लेसर नोन टाउन्स, वो शहर जो ज्यादा कोई नहीं जानता था, देवर सेतवयु, उत्कथा, साकेत एंड कितागरी. Kausal and Magad mostly matrimonial ties में लिंक थे through the time of Ajatashatru and the king Bimbisar. So which of the following statements are correct? Now what is the key? The key here is specially to use elimination method. हो सकता है that out of these 4 statements you might not know 1 or you might not know 2. It could be. So now you have to be smart and you have to now eliminate it, seeing कि क्या आपको आता है. और अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट्स आपको नहीं आते हैं, प्लीज लर्न इट अप. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है विथ योर बेसिक मटेरियल. डू नॉट रीड क्वेश्चंस लाइक जस्ट सॉल्विंग. वी हैव टू इंटीग्रेट क्वेश्चंस विद द बेसिक मटेरियल्स. सो प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चीजों को कर रहे हैं. ठीक है, चलो. So let's see, let's read this in Hindi as well. So with reference to Kausal Mahajanpad, कौन सी statements है जो सही है? ये पश्चिम में सदनीरा और पूर्वी में गोमती से घिरी हुई है. श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी है एंड कुशावती दक्षिण कौशल की राजधानी है. छोटे शहरों में बेसिकली श्वेता, उत्कर्षा, साकेत, ये सारे हमारे छोटे शहरों में शामिल हैं. अजातशत्रु और राजा बिंबिसार के समय कौशल और मगध वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या हम इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं. लेट्स सी. तो बेसिक महाजनपद एग्जाम के 1 महीने पहले आई अज्यूम कि आपने पढ़ लिया होगा. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी बहुत टाइम है. प्लीज इंपॉर्टेंट महाजनपद को कर लीजिए क्योंकि यहाँ से 1 लाइन फैक्चुअल क्वेश्चंस निकलते हैं. वी नीड टू मेक श्योर दैट वी एब्सोल्युटली गेट दिस 1 स्टेटमेंट करेक्ट. अब देखो, सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आपको स्टेटमेंट है, तो रादर देन 1 लाइन का क्वेश्चन ये आपको इधर क्लब कर सकते हैं. ये ज्योग्राफिकल लोकेशन गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है गोमती ईस्ट में है, विच इज रॉन्ग. गोमती इज इन द वेस्ट, तो 1 गलत है. अगर हम एलिमिनेशन करते हैं तो 1 गलत इधर हो गया,
वन गलत इधर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, श्रावस्ती इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कौशल, कुशावती इज द कैपिटल ऑफ साउथ कौशल। ये सही है, बट ये सही होने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेसर नोन शहर मोस्टली इंक्लूड सीतावाक्यू, उत्कर्षा, साकेत। यू नो साकेत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ कौशल जनपद। लेसर नोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, इसका मतलब है कि ये पार्ट गलत हो गया। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, हमने 3 को एलिमिनेट किया एंड सीधे सीधे ये पार्ट गलत हो गया। जनरली भी अगर आपको ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं भी पता था, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं पता था, बट आपको ये जरूर पता था कि यार मैंने इतना तो पढ़ा है कि साकेत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन, ये नॉन इंपॉर्टेंट तो नहीं। अगर आपको इतना भी क्लिक कर जाता है इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि 3 गलत है, सीधे सीधे 3 को आपने इधर से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय मल्टीपल मेथड्स। इट माइट बी कि एग्जामिनेशन में यू माइट नॉट नो 1 or 2 सेंटेंस, बट दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर। सो डू नॉट पैनिक, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है एंड स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू इट वेरी वेरी वेल। यू हैव लॉट ऑफ टाइम एंड बी पेशेंट इन द पेपर। क्लिक करिए, और ये क्यों होगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना इट विल स्टार्ट क्लिकिंग यू। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस एब्सोल्युटली वेल। जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज व्हाई द क्रैश कोर्स इज हियर। यूटिलाइज दिस कोर्स टू द फुलेस्ट। फोर्थ में बोला है कौशल एंड मगध दे वर लिंक्ड थ्रू मैट्रिमोनियल टाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजात शत्रु एंड बिंबिसार। ये गलत है, ये प्रसेनजीत होगा, अजात शत्रु नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हाउएवर 4 से 2 पार्ट ही हम एलिमिनेट कर पाते, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर बिकम्स 2 ओनली। अब इस जनपद के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिकली वो हम पता करते हैं। नाउ मोस्टली ज्योग्राफिकल लोकेशन लर्न करने के लिए आप इसको आराम से अच्छी तरीके से एक बार ये मैप देख लो, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन लर्न करने के लिए स्पेसिफिकली दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको क्या करना है, अगर आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन वीक है, ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट्स फॉर योरसेल्फ। जैसे तो ये हो गया हमारा स्पेशली कौशल जनपद, ठीक है। सो यू कैन सी इट इन द मैप। अब बात करनी इस जनपद के बारे में। सो यू कैन सी द 16 महाजनपद, यू कैन सी स्पेशली द गंधार रीजन, ठीक है। शरासेना, मत्स्य, देन वी हैव कुरु, पंचाल, मल्ला, वृजी, अंगा, मगध, वत्सा, चेदियावंती। Out of this, Magad becomes the most powerful Mahajanpad, especially because of the iron, because of the trade, because of specifically, non-domination by, you will see mostly यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं होता था सोसाइटी में। सो ज्योग्राफिकली रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड बिकॉज ऑफ द आयरन ओर दे वर यूजिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दिस मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद्स। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ज्योग्राफी लर्न करने में दिक्कत होती है तो सबसे पहली बात तो हम इसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आप ना यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लो। जैसे देखो, इट इज बाउंडेड बाय गोमती रिवर ऑन द वेस्ट। So you can do one thing, you can do this north, south, west and east, जितने भी जनपद है ना, आप उसके लिए इस तरीके का एक ज्योग्राफिकल टेबल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड राइट इट। इट इज बाउंडेड बाय गोमती ऑन दी वेस्ट। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में यहाँ पे लिखना है गोमती, ठीक है। एंड दी संदिका रिवर ऑन दी साउथ, तो यहाँ पे आप लिख दो संदिका रिवर, ठीक है। एंड दी नेपाल हिल्स टू दी नॉर्थ, सो राइट हियर नेपाल हिल्स, ठीक है। एंड द सरयू रिवर डिवाइड इट्स इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये क्या होगा, आप इस तरीके से ना जनरली ज्योग्राफिकल लोकेशन की चार्ट बना सकते हो, क्योंकि जब भी हम महाजनपद पढ़ते हैं यू विल सी इन ऑल महाजनपद दिस पार्ट विल बी देयर। आप ज्योग्राफी को मिस नहीं कर सकते। तो हाउ टू मेक इट इजी, वी कैन डू दिस। श्रावस्ती इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कौशल, बिल्कुल सही है। कुशावती इज द कैपिटल ऑफ साउथ कौशल। Saket, Ayodhya, they were one of the most important towns and they may have been political centers. तो ये important शहर था, उसमें non important लिखा था। Lesser towns include Shritwaya, Utkarsh, Utkatha and basically Kitgiri. कौशल मोस्टली कॉन्कर्स काशी। ये कुछ फैक्चुअल एविडेंसेस हैं जो आपको एक्चुअली लर्न करना है, बिकॉज इन एंशिएंट देयर इज समथिंग फैक्चुअल, देयर इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑन अ फैक्चुअल पार्ट, ठीक है। देन कौशल सक्सीड्स इन कॉन्करिंग काशी। देन प्रसेनजीत द किंग ऑफ कौशल वाज बुद्धास कंटेम्प्रेरी। कई बार आपको प्रीवियस ईयर में आता है ना बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन है। उसके अलावा स्पेशली Kausal and Magad, they had matrimonial ties during the time of Prasenjit and during the time of
बिंबिसार, ठीक है। तो इस जनपद के बारे में हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग 6th सेंचुरी बीसी, डू द जनपद पाथ वेरी वेरी वेल, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट बेस्ड वन लाइनर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड वी हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड इन व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये हो गया, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, with reference to Arthashastra, which of the following statements here are correct? अब Arthashastra is one of the very very important question, क्योंकि जब हम मौर्यन पीरियड की बात करते हैं अर्थशास्त्र पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स डू अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन अर्थशास्त्र। विथ रेफरेंस टू अर्थशास्त्र कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है? कौतल्या's वर्क कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, जिसको बेसिकली कहा जाता था अधिकरणास। द फर्स्ट 5 डील विथ एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र, द नेक्स्ट 7 डील्स विथ इंटरस्टेट रिलेशन अवाप। Later works such as Kamandak's Nitisar, Dundin's Daskumar Charitra does not support Arthashastra's age and authorship. The entire discussion of statecraft is from the point of the view of Vijikshu. अब आपको ये पता होना चाहिए what does this mean. So with reference to Arthashastra as a text, because whenever we study Mauryan period, we always study Arthashastra, because Arthashastra and basically one of the most important book, Megasthenes Indika, these are two most important books which gives us evidence about the Mauryan period. So now let's see what is correct, what is incorrect. Let's read it in Hindi. कौतल्या की स्पेशली अर्थशास्त्र 12 पुस्तकों में डिवाइडेड है। पहला 5 स्पेशली इंटरनल एक्सटर्नल प्रशासन के बारे में बात करता है, अगले 7 अंतरराज्य संबंधों से जुड़े हुए हैं। कमंदक की नीतिसार, दंदिन की दशकुमार चरित्र जैसी रचनाएं अर्थशास्त्र की आयु और बेसिकली किसने इसको लिखा है इसका समर्थन ये नहीं करते हैं, एंड बेसिकली राजकाज की संपूर्ण चर्चा विजिगृषु के दृष्टिकोण से है। सो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसमें एलिमिनेशन कर सकते हैं, ट्राई टू डू एलिमिनेशन। जो भी आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, जो भी आपने इसके बारे में कभी भी कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं सोसाइटी पॉलिटी में इसका बहुत रेफरेंस है ना। सो विच इज द करेक्ट आंसर? लेट्स डू दिस, लेट्स एलिमिनेट इट। तो चलो इसको एलिमिनेशन करते हैं। सबसे पहले कौतल्या's वर्क कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, ये गलत है, ये नंबर गलत है। एग्जामिनेशन के टाइम पे जहां पे भी नंबर्स होंगे यू हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्टर कि जो नंबर है वो सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट 5 डील्स विथ एक्सटर्नल, ये भी गलत है, क्योंकि जनरली फर्स्ट 5 इंटरनल प्रशासन, अंदरूनी प्रशासन से डील करते हैं। द नेक्स्ट 7, ये नंबर गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। देन अब अगर हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन करते हैं, इफ यू नो कि फर्स्ट वाला गलत है तो यहाँ पे हमारे स्पेशली 2 कट गए। नाउ इफ यू नो कि सेकंड वाला पार्ट गलत है, ये भी कट जाता है, ऑटोमेटिकली 4 बिकम्स द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये थर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जब भी हम मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज जो हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में एविडेंस देता है। वी हैव लॉट ऑफ ग्रेको रोमन सोर्सेज। अब कॉन्ट्रोवर्सी ये है, डिबेट ये है स्पेशली कि ये जो अर्थशास्त्र है, इज इट कंपोज्ड बाय वन सिंगल पर्सन, या ये अर्थशास्त्र की एक्चुअली जो टाइम पीरियड क्लेम की जाती, इज इट ऑफ दैट एग्जैक्ट टाइम पीरियड? सो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपने बुक में इसको क्रिटिसाइज किया। दे हैव सेड कि नहीं, अर्थशास्त्र is not by one person, it is by many person, जो इसके टाइम, इसके डेट, इसके ओनरशिप को क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको ये पूछा जा रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। बुक्स एंड ऑथर्स की यहाँ पे नाम आपको दे दी गई है क्वेश्चन में, इनको लर्न कर लो, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 ऑथर्स हैं और ये जो 2 किताबें, ये कहती नहीं अर्थशास्त्र का जो टाइम पीरियड है, जो डेट है, जो ऑथर है वो गलत है, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ जो डेट है, और जो हम स्पेशली बात करते हैं कि कौतल्या की अर्थशास्त्र है, दे सपोर्ट जो ट्रेडिशनल व्यू है कि हाँ कौतल्या ने लिखा है और इसका जो स्पेसिफिक डेट है, ये इसको सपोर्ट करते हैं, अनलाइक अदर हिस्टोरियंस एंड देयर वर्क। द एंटायर डिस्कशन इज पॉइंट ऑफ व्यू विजिशु, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे स्पेशली इसका मतलब क्या है? Who is Vijishu? तो प्लीज याद रखना, 4 ओनली, ट्राई टू एलिमिनेट हियर एज मच एज पॉसिबल, एंड अर्थशास्त्र को डिटेल में पढ़ना है। सो बेसिकली विजुषु का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्कर करेगा। मान लो मैं राजा बनने वाली हूं, तो अगर मैं राजा बनती हूं तो व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड बी डूइंग, अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट, कि मान लो अगर आप राजा बनोगे कैसे आपको करना चाहिए, किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किंग्स की ड्यूटीज क्या है, अर्थशास्त्र आपको क्या रेकमेंड करता है एज अ रूलर। सो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन हु वुड बी कॉन्करिंग। विजिशु, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है।
द वुड बी कॉन्करर, जिसको पूरी सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करनी है, उसके लिए किताब है, इसको पढ़ो और ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। नाउ अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आप सबको पता है। ये बुक है स्टेट क्राफ्ट के बारे में, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, इनफैक्ट अर्थशास्त्र खुद बहुत सारे ऐसी किताबों को रेफर करता है जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में, राज्य के बारे में बात करते हैं, जो मोस्टली अब नहीं है, ठीक है। अर्थशास्त्र एक्चुअली टेल्स यू द मीनिंग ऑफ अ स्टेट। एक राज्य क्या होता है ये स्पेशली अर्थशास्त्र बताते हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य थ्योरी है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट सप्तांग राज्य थ्योरी, विच इज लिम्स ऑफ द स्टेट, कि भाई एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपको, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है सप्तांग राज्य थ्योरी, विच इज स्वामी, स्वामी के मंत्री, आपकी ट्रेजरी, कोष, उसके बाद स्पेसिफिकली आपके अलाइज, ठीक है। ये सारे पूरे के पूरे अर्थ, स्पेसिफिकली यू विल सी हियर इट इज एब्सोल्युटली मेंशन्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड, ठीक है। सो दिस इज अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। राज्य क्या है, राज्य कैसा चलता है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो राज्य चलने के लिए हमेशा चाहिए, राजा चाहिए, मंत्री चाहिए, कोष चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, जनपद चाहिए, टेरिटरी चाहिए, मित्र चाहिए, जस्टिस चाहिए, फोर्स चाहिए, ये सब कुछ इसमें लिखा गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है कि इसका डेट और ऑथरशिप पे। ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि भाई ये 4th सेंचुरी BC की किताब है, इसको कौटिल्य ने लिखी है, एंड स्पेशली यहां पे पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। तो स्पेशली जो कमंदक की नीति सार है और डंडिन की जो दश कुमार चरित्र है, वो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये 4th सेंचुरी की किताब है और हाँ इसको कौटिल्य ने लिखा है, जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है। बट लेटर नाउ देयर आर मोर रिसर्चेस विच इज हैपनिंग, और आई थिंक ये नाम आप जानते होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर आपने देखा है तो इनका नाम आया है। थॉमस ट्राउटमैन जो है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था किसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि अर्थशास्त्र में जो शब्दों का बहुत फ्रीक्वेंटली उल्लेख हुआ है, जैसे छा एंड वा, ये शब्द इनके हिसाब से, इनका अजम्पशन ये है कि ये किताब एक सिंगल पर्सन ने नहीं लिखा है और ना ये किताब एक सिंगल टाइम पीरियड की है। तो इन्होंने ट्रेडिशनल व्यू को क्वेश्चन किया है जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में चुके हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स। पहला 5 डील करता है अंदरूनी प्रशासन से, बाकी 8 डील करता है इंटरस्टेट रिलेशन से, एंड द लास्ट 2 मिसलेनियस टॉपिक से डील करता है। एज आई सेड ये सब ओरिएंटेशन है। आपको अगर कॉन्कर करना है, आपको विजेता बनना है, आपको किंग बनना है, तो क्या क्या करना चाहिए। अर्थशास्त्र में काफी बार आपको क्वेश्चंस आते हैं। अर्थशास्त्र डिस्कसेस अबाउट स्लेवरी इन लॉट डिटेल, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, रिवाइज कर लेना। वेज लेबर, बॉन्डेड लेबर, स्लेव लेबर, ये सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन है अर्थशास्त्र में। सो मच सो कि कैसे आप स्लेव्स बनते हो, अगर आप स्लेव बने हो तो क्या आप स्लेवरी से कभी निकल सकते हो। इफ देयर आर प्रेग्नेंट स्लेव्स, सो अगर आप उसको किसी को देते हो, सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर देयर वेलफेयर। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्लेव स्पेशली बोर्स फ्रूट टू द मास्टर, यू कैन बी आउट ऑफ स्लेवरी। हर कुछ का डिटेल दिया है कंपेयर टू मैगजीन्स जो स्लेवरी के बारे में काफी ज्यादा शांत रहते हैं। उसके अलावा अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के बारे में आपको एविडेंस देते हैं। अर्थशास्त्र ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ काउंसिल। पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, क्या मॉडर्न पीरियड में काउंसिल या परिषद जैसी चीजें थी, क्योंकि भाई जब हम धम्मा पढ़ते हैं और जब हम रॉक एडिक्ट्स पढ़ते हैं तो रॉक एडिक्ट नंबर 3 इसको सपोर्ट करती है। रॉक एडिक्ट नंबर 3 सेज यस देयर इज अ परिषद, जो आपके स्पेशली जो हमारे परिषद कहती है, एक परिषद है जो स्पेसिफिकली आपके जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए उसको सबऑर्डिनेट्स को कहती है कि भाई आप अपना काम करो। सो परिषद के बारे में रेफरेंसेस 3 में भी दिया हुआ है जो उनको बताते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ऑल्सो दिस एविडेंस ऑफ अ परिषद, दिस एविडेंस ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन अदर बुक्स एज वेल। सो परिषद का रेफरेंस की कोई एक बॉडी थी मॉडर्न पीरियड में, सभा टाइप की। अर्थशास्त्र ऑल्सो टॉक्स अबाउट इरिगेशन। अर्थशास्त्र कहती कि भाई एक इरिगेशन सेस होता था जो लोग देते थे, जो राज्य के इरिगेशन का फायदा उठाते थे। तो अर्थशास्त्र गिव्स अस लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र गिव्स यू द डिटेल एस्पेक्ट ऑफ अ रूलर। अर्थशास्त्र कहते हैं कि कौन राजा है,
ये कहते हैं कि भाई कोई भी राजा ना बहुत वल्नरेबल वर्ल्ड में रहता है। अगर आपको लगता है कि राजा की लाइफ बहुत ही स्मूथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र के राजा एक वल्नरेबल वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे राजा के फूड को टेस्ट किया जाता है, जहां पे राजा के लिए स्पेशली चीजें मेंटेन की जाती है, जैसे कैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कैसे प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं। इट सेज दैट अर्थशास्त्र से इस राजा को स्पेशली खतरा होता था, मिनिस्टर्स को लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ता था, राजा को स्पेशली अपने ही फैमिली और क्लोज मेंबर्स से खतरा होता। तो एवरीथिंग रिगार्डिंग राजा कौन हो सकते थे, किस तरीके से राजा का उल्लेख है एक वुड बी राजा की। अर्थशास्त्र ऑल्सो गिव्स यू रेफरेंस अबाउट पुरोहित। वो कहते हैं कि भाई जिस तरीके से बच्चा अपने शिष्य अपने गुरु को फॉलो करता है, राजा को अपने पुरोहित को उतने ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। अर्थशास्त्र गिव्स यू अ डिटेल कि कौन पुरोहित हो सकता है, समवन फ्रॉम अ गुड फैमिली, समवन जो आपको जीत दिलाए, समवन जो मान लो कुछ इश्यूज हैं, कुछ संकेत हैं, कुछ ओमन्स हैं, वो उसको डिटेक्ट कर पाए, चीजों को चेंज कर पाए। अ गुड फैमिली पर्सन हु इज वेल रेड, हु नोज द। ये सारी चीजों का उल्लेख पूरा पूरा अर्थशास्त्र में किया गया एंड मच मोर। ये बेसिक्स है, इसको लर्न कर लीजिएगा अगर आपने पढ़ते वक्त इनको मिस किया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। With reference to Greek accounts, this is very very important। देखिए जब भी हम मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, यू नो कि ग्रेको रोमन सोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ग्रीक इवेंट्स पे क्वेश्चंस काफी कॉमन है। तो एक इस तरह के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अगर आपने मिस किया है तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, एंड इनको याद कर लेना ऑन द स्पॉट। चलिए, विथ रेफरेंस टू ग्रीक अकाउंट ऑन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Megasthenes Indica describes the country, rivers, soil, climate, but give no account of plants and animals. Okay. Greeks were captivated by India's animals. Their account contained descriptions of elephant, monkeys, etc. The Greeks referred to Indian worship of Dionysus and Heracles, जिसको specially the names they gave to Vasudev Krishna. Elian cites Kautilya and asserts that Indians did not borrow or lend money on interest. It's a very interesting question. ये question मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर आपने पढ़ लिया है और ग्रेको रोमन सोर्सेस छूट गए, क्योंकि देखो अर्थशास्त्र और हिंदी का सब पढ़ के जाते हैं, बट और भी तो ग्रेको रोमन हिस्टोरियन से ना प्रीवियस या पलट के देखो तो मल्टीपल क्वेश्चंस निकलेंगे। तो एग्जामिनेशन के पहले वार्म अप कर रहे हैं हम, तो चलो इस क्वेश्चन के साथ एक जबरदस्त वार्म अप हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एवरीवन? Please write your answers, use elimination, use your logic, use the present information you have to study. चलो अब इसको एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्रेको रोमन सोर्सेस कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी सही है? मेगास्थीन्स ने इंडिया के बारे में, देश के बारे में, नदियों के बारे में, मिट्टी, जलवायु का वर्णन किया है, लेकिन पौधे और जानवर के बारे में कोई वर्णन नहीं है। यूनानी भारत के जानवरों से काफी मोहित थे एंड स्पेशली हाथी, बंदर और इन सारे जानवरों का डिटेल्ड उल्लेख करते थे। नेक्स्ट, स्पेशली जो ग्रीक्स हैं वो बेसिकली भारतीयों द्वारा डियोनिसस और हेराक्लिस इसकी पूजा करते थे। ये नाम वासुदेव कृष्ण जी को दिया गया, ये आप नाम याद रख लेना वैसे भी, ठीक है। एलियन कौतल्या को साइट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई भारतीय जो है ना ये ब्याज पर पैसा, उधार, लोन, डेट नहीं लिया करते थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेको रोमन सोर्सेस? चलो तो 1 मिनट का टाइमलाइन है सबके लिए, और अगर नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे की पॉइंटर्स अभी हम जनरली कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले लेट्स एलिमिनेट। मान लो आपको सारा नहीं पता है, बट जो एक भी पता है क्या हम उससे एलिमिनेशन कर सकते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट, मेगास्थीन्स इंडिका डिस्क्राइब्स कंट्री का रिवर, soil, climate, but not plants and animals. This is absolutely wrong. Megasthenes अपने इंडिका में हमारा देश हो गया, रिवर, मिट्टी, क्लाइमेट, ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी डिटेल्ड उल्लेख करते हैं, तो 1 गलत हो गया। तो सीधे सीधे आपने यहां से 1 काट दिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ग्रीक्स जो ग्रीक्स हैं वो भारतीय जानवर से काफी ज्यादा कैप्टिवेटेड थे और डिटेल्ड अकाउंट बंदरों के बारे में, मंकी के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में, हाथियों के बारे में और भी जानवरों के बारे में डिटेल्ड अकाउंट देते थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे इस चीज से, विच इज करेक्ट। मतलब 2 है, बट इससे कुछ एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द ग्रीक रेफर टू इंडियन वर्शिप ऑफ डियोनिसस एंड हर्कुलस, बिल्कुल सही है ये। अलियन साइट्स कौतल्या, ये गलत है, ये कौतल्या को साइट नहीं करते हैं, ये मेगास्थीन्स को साइट करते हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया मनी बोरो करते नहीं थे, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये साइटेशन गलत है। 4 गलत हो गया,
2 and 3 becomes the right answer. This 2 is correct. Like I always tell you, क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. इट कुड बी कि आपको इसमें का एक स्टेटमेंट नहीं आता हो, इसीलिए ये कोर्स है, इसीलिए क्लास है, टू टेल यू मोर अबाउट जो गलतियां हो रही हैं. क्योंकि बेसिक सोसाइटी, बेसिक लिम्स, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप कर चुके होंगे, जो हम अभी चेक करेंगे आपको कितना याद है, बट ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. दिस विल बी अ गेम चेंजर. ठीक है, सो 2 and 3 becomes the answer. अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल में. मेगास्थीन्स की आप इसको प्लीज वो करते रहो, हो सकता है आपको कोई कोर्ट क्वेश्चन आ जाए. दे वुड गिव यू एनी कोट सोसाइटी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन करने में इजी होगा. मेगास्थीन्स कहते हैं इंडिका में हमारे देश के बारे में, देश के साइज के बारे में, क्या शेप है, नदियां के बारे में, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल्स, प्रशासन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कौन महारथी था सोसाइटी में, क्या कहानियां हैं, ये सारी चीजें स्पेशली वो हमें बताते हैं. ग्रीक्स हमारे भारत के जानवर से इतने ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब दे वर सो मेस्मराइज्ड बाय दिस कि अपने अकाउंट में उन्होंने डिटेल्ड उल्लेख किया है. फॉर एग्जाम्पल बंदरों का, फॉर एग्जाम्पल हाथियों का, हाथी के ट्रेनर का, है ना. उसके अलावा जानवर, आप हाथी पे बैठ के हंट करने जा रहे हो, शिकार करने जा रहे हो, देयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. प्लस इन्होंने ये भी बोला दैट फार्मर्स वर नेवर टच्ड इन वॉर. अगर कभी युद्ध होता है तो फार्मर्स को कभी भी युद्ध में नहीं छुआ जाता था, ये भी इनके राइटिंग्स में है. ऑल्सो कि भाई स्लेवरी नहीं है और चोरी और डकैती बहुत ही कम होती थी. ये जनरल ग्रीक अकाउंट्स है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस एलियंस साइट्स करते हैं मेगास्थीन्स को, और ये कहते हैं कि भी भारतीय जो है ना वो ना मनी बोरो करते थे, इंटरेस्ट पे ना बोरो करते थे, ना लेंड करते थे. स्ट्रैबो ये कहते हैं कि इंडियंस वर इग्नोरेंट of the art of writing and fusing metals, never drank wine except at sacrifices. Guys, this is very very important for your examination. Strabo कहते हैं कि भारतीयों को राइटिंग का आर्ट, कैसे मेटल्स को फ्यूज करते ये नहीं पता था. ठीक है, एंड कभी वाइन नहीं पीते थे भारतीय, और जनरली they were mostly not doing especially sacrifices में they used to do, but generally they used to not drink wine. ठीक है, तो ये सारे overall accounts हैं regarding some Greco-Roman evidences. इसको अच्छे से कर लीजिएगा for examination. एक दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि elimination में हमें ध्यान देना है. These things would help you eliminate. ठीक है, तो ये सारा extra evidences हो गया. Now let's move forward to the next question. अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने पेपर देखा है तो आपको मोस्टली जब भी आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हो तो रूलर्स के नाम जनरली, अगर आपने पेपर देखा है तो क्रोनोलॉजी में आता है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब हम मौर्य, पोस्ट मौर्य पढ़ते हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज, एंड हर सोर्स में शायद अलग अलग रूलर्स के नाम होंगे, शायद अलग अलग रूलर्स के क्रोनोलॉजी होंगे. सो ये क्वेश्चन इज कीपिंग द एग्जामिनेशन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन माइंड. महाबोधि वंशा गिव्स द लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 9 नंद रूलर्स. पहले तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि कहाँ पे दिया हुआ है, किस सोर्स में. क्वेश्चंस को लर्न भी करते रहिए. ठीक है, सो वी हैव बेसिकली दशा सिद्धक, then we have Pandugati, then we have Govishanak और basically गोनद. So महाबोधि वंश कहती है कि भाई 9 नंदा रूलर्स थे, एंड कौन से स्पेशली 9 नंदा रूलर्स इस किताब में मेंशन्ड है. हो सकता है किसी और सोर्स में कुछ और हो, आपको वो नहीं पूछ रहा, आपको पूछा जा रहा है इस किताब में कौन से रूलर्स का नाम उल्लेख है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. ये फैक्चुअल है, अगर आपने ये राजा के नाम मिस किए सो ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में आ चुका है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, तो इसको आप नोट कर लो और इसको अपने नोट्स में ऐड करके लर्न कर लीजिए. सो द करेक्ट आंसर विच इज करेक्ट 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर हियर इज ए. फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरी लिस्ट में आपको दे देती हूँ. मोस्टली पौराणिक, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस मोस्टली कहते हैं कि भाई 9 नंद राजा थे. ठीक है, बट हाउएवर पुराण में सिर्फ और सिर्फ महापद्मानंदा का नाम मेंशन्ड है और उनके बेटे सुकल्प. ठीक है, दिस इज इट. महाबोधि वंश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो एक्चुअली हमें ये 9 रूलर्स के नाम के एविडेंस दे रहे हैं. एंड कौन से है ये? उग्रसेन, देन वी हैव पांडुका, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनाक, देन वी हैव दससिद्धका, केवर्ती एंड धना. ये सारे 9 रूलर्स के नाम क्रोनोलॉजी में आपको आ सकते हैं, और आपको याद जाएगा कि कौन सा रूलर है, कौन सा डायनेस्टी है, ये सारे नाम आपको वैसे आ जाएंगे. ठीक है ना.
पुराण रेफर टू महापद्मनंद जिन्होंने अटेन किया था सॉवरेनिटी एक रात, एंड जो क्षत्रिया के अपरूटर थे सर्वक्षत्रक। अब आपको पूछा जाएगा कहां पे महापद्मानंद को एक रथ का टाइटल मिला है, ठीक है। सो दे कैन गिव यू दिस ऑल्सो, देर इज एन इंडिकेशन कि नंद मिलिट्री विक्ट्री स्पेशली इन कलिंगा, मोस्टली हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेल जो है इस पे स्पेशली मेंशन है कि भाई वहां पे किंग थे नंद नाम के, स्पेशली जिन्होंने स्पेशली एक राजा थे जिन्होंने नंद नाम की बिल्डिंग बनाई थी, या एक कैनाल बनाया था, या इन्होंने जगह को कॉन्कर की, या इन्होंने एक जैन श्राइन या इमेज को कलिंगा से लिया। सो देयर इज सम एविडेंस ऑफ नंद रूलर्स इन कलिंगा एज वेल, जो जनरली हमें हाथी गुम्फा शिलालेख से पता चलती है। कल की क्लास में अब इस इंस्क्रिप्शन को और डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल बिट फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको एक्चुअली कुछ समझना नहीं है, आपको बस नाम याद करना और सोर्स का नाम याद रखना है। तो अगर आपने ये गलती की है तो प्लीज ये वाला पार्ट को थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, एंड कहां पे इनको टाइटल्स मिले, क्योंकि रूलर्स की शिलालेख में जो टाइटल है, रूलर्स की जो किताब में जो टाइटल है, ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। सो दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने नोटिस किया है तो जब भी मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, गुप्ता की बात करते हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। और एंशिएंट इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि यार हमें किताबें नहीं याद है, इतनी सारी किताबें, हर किताब कुछ ना कुछ बता रहा है, तो किसको कैसे करेंगे। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम हियर इज लिटरेरी सोर्सेस का, हाउ टू डू दिस। तो आज के इस क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम बेसिक क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी पता है, मेरा फोकस है टू गिव यू दोज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दोज एक्स्ट्रा बुक्स जो आपको एग्जामिनेशन में एज दिलाए, जो पढ़ते वक्त आई एम अज्यूमिंग कि आपने मिस कर दिया होगा या भूल गए होगे या आपको मटीरियल नहीं मिला होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट दिस, एंशिएंट इंडिया पे सोर्सेस पे आप देखोगे 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आता है, एंड यही एक जगह है जहां पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स गलत करते हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो सेक्शन है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से करके जाएं, सो दैट इन द एग्जामिनेशन वी आर गेनिंग एन एज। इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी साहित्यिक सोर्सेस हैं विच टेल्स अस अबाउट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इंसाइट अबाउट लिच्छवीज। सो वी हैव वनपुट जातक, एक पंच जातक, महावत्सु और बेसिकली चुला कलिंगा जातक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव यू एन एविडेंस ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री इंसाइट। अब आपको यहां पे क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है, जस्ट लर्न दिस फैक्चुअल क्वेश्चन एंड कीप इट इन योर माइंड। लेट्स सी दिस इन हिंदी। चलो, इनमें से कौन सी साहित्यिक सोर्स हमें लिच्छवीज के राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य जीवन के बारे में जानकारी देती है। सो वनुपत जातक, एक पंच जातक, महावत्सु एंड बेसिकली लघु जातक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। सिंपल बेसिक लिटरेरी सोर्स पे ये क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, जनरली इसमें आप फैक्चुअल, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो जस्ट स्पेसिफिकली लर्न दिस क्वेश्चन आप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 2, 3 एंड 4। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इनमें क्या लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको लर्न कर लेना, साहित्यिक सोर्सेज हैं ये, ठीक है। सो एक पंच जातक, महावत्सु एंड बेसिकली चुकलिंगा जातक, ये 3 किताबें जनरली हमें बताती लिच्छवीज के बारे में, कौन राजा बन रहा है, उनका प्रशासनिक हो गया, मिलिट्री हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ये सारी चीजें। अब एग्जैक्टली क्या पता चलता है मैं आपको ये भी बताऊंगी, तो प्लीज इसको कहीं आप नोट कर लो, ठीक है। So let's go to the explanation and please read it. ये क्वेश्चन एवरीबॉडी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको पता है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से हम भाग नहीं सकते, यही है जो पेपर में गलत होता है। सो लाइक अ वॉरियर वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस सो दैट इन द एग्जाम वी डू नॉट मेस दीज क्वेश्चंस अप, क्योंकि हमें किसी भी हाल में जीआरएफ लेना है, वी नीड दैट एज जो बाकियों के पास नहीं है। तो आपको किसी भी हाल में यहाँ पे स्मार्ट वर्क करनी है, हर एक क्वेश्चन को ट्रैक करते जाना है, नोट करते जाना है और उसका रिविजन करना है, अपने नोट्स के साथ इनको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लेजी नहीं बनना है, ये नहीं कि यार कितना लर्न करेंगे, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू हैव टेकन हिस्ट्री, और अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो अब आप लाइक रूलर्स जो युद्ध कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यू ऑल्सो हैव दैट ट्रेड। सो जो हम पढ़ते हैं उससे हम इंस्पायर भी होते हैं, बी इंस्पायर्ड इन अ गुड वे कि यार जब रूलर्स लड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं ना। सो यू ऑल आर हिस्ट्री वॉरियर्स, लाइक वॉरियर्स, लर्न इट, डोंट रन अवे फ्रॉम योर वीकनेस, क्योंकि अगर वीकनेस से भागेंगे तो घूम फिर के प्रॉब्लम वही हो जाएगा कि जो गलत होता है वो फिर गलत हो रहा है। हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, दैट्स बाय एक्टिंग स्मार्ट, स्टडिंग एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बट दैट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट, क्योंकि हम एग्जामिनेशन को कॉन्कर करने ही जा रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही ज्यादा
मस्त होनी चाहिए। चलो नाउ लेट्स सी किस बुक में क्या लिखा है। एकपन जातक जो है ये आपको बताता है कि लिच्छवी की जो कैपिटल है, जो इनकी राजधानी है, उसके बारे में। ठीक है, ये कहता है कि भाई यहाँ पे 7,707 राजा थे जो इनके राज्य को, इनके किंगडम को गवर्न करते थे। ऑल्सो यहाँ पे उपराजकास का मेंशन्ड है, मतलब सबऑर्डिनेट किंग, सेनापति, कमांडर हो गए इनके मिलिट्री के, और भंगदारिकास जो कि ट्रेजरर हो गए, जिनका काम था कोष संभालना, पैसा संभालना। ठीक है, जिनका बेसिकली वो वर्क था। सो ये याद रख लो, आपको जनरली आ जाएगा ये सारे नाम किस बुक में ये मेंशन्ड है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा, चू कलिंगा जातक जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, सो चू कलिंगा जातक, ओके, आई थिंक यहाँ पे द नेम इज रॉन्ग, इट्स टू कलिंगा जातक। ओके, सो बेसिकली चू कलिंगा जातक, सो प्लीज रिमेंबर वनप्रस्थ जातक, एकपन जातक, महावत्सु एंड चूकलिंगा जातक। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली जनरली जब आप करते हो, ठीक है, सो ये चूकलिंगा जातक जो है ये आपको बताता है कि हाँ लिच्छवीज में 7,707 राजा थे जो इनके रूलिंग फैमिलीज में थे, एंड इन सब के बारे में स्पेशली बताया गया कैसे रेस होता था, कैसे स्पेशली राजा बनते थे। ठीक है, एंड महावत्सु ऑन द अदर हैंड टोल्ड अस कि इनसे ट्वाइस राजा थे, कि स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 84,000 का ट्वाइस, विच इज 1,68,000 राजाज रहते थे वैशाली में। देखो ये नंबर्स एग्जैजरेटेड हो सकते हैं, तो आपको नंबर्स याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि ये किताब स्पेशली, ये किताब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये किताब, ये जातक कहानी एंड ये महावत्सु, ये 3 सोर्सेज हैं जो हमें इसके बारे में हर कुछ डिटेल दे रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक डिटेल हो, चाहे वो स्पेशली प्रशासनिक के साथ साथ इनके फैमिली डिटेल्स एंड ये सारी डिटेल्स हमें जोर शोर से देते हैं। तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लीज याद रखिएगा दिस इज बेसिकली नॉट लघु जातक, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 6, इनमें से अगेन सोर्सेज, मैंने थोड़ा सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिया है बिकॉज आई नो कि यही गलत हो रहा है, सो टू मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली वो पढ़ो जो जरूरी है, प्लीज इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। जब भी हम 6th सेंचुरी की बात करते हैं, वी नो दैट 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में वी हैव गणसंघ्स, है ना, एंड वी हैव मोनार्कियल गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ सोल सिंगल राजा है। तो इनमें से स्पेशली कौन सी ऐसी राजा है, स्पेशली इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो आपको रिपब्लिक्स के बारे में बता रही, जो आपको ये कह रही कि हाँ 6th सेंचुरी में रिपब्लिक भी थे और उनके साथ मोनार्कीज भी थे। तो इसके बारे में एविडेंसेस कहाँ हैं, किस बुक में? सो वी हैव बेसिकली अवदान शतक, देन वी हैव बेसिकली अय्यक सूत्र, हम बात करें भगवती सूत्र की, और वे टॉकिंग अबाउट अमरकोश। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? आई होप यू आर लविंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मास्टर करने हैं बिफोर द एग्जाम। सो किस बुक में कहा गया है कि भाई रिपब्लिक्स भी हैं, मोनार्कीज भी हैं 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में? दैट इज अवदान शतक, भगवती सूत्र, देन वी हैव अयंगर सूत्र, एंड देन वी हैव अमरकोश। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? लेट्स सी। देखो इसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हो सकता है कि आपको शायद ये ना पता हो, चलो हमने 1 सेकंड मान लिया कि हमें इतने सारे बुक्स के नाम नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू एलिमिनेट दैट? इसमें क्या कोई ऐसी एक टेक्स्ट है जो आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड की नहीं है या लेटर टाइम पीरियड की है, या जिसका सिग्निफिकेंस इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है? एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड दिस एब्सोल्युटली राइट। देखो यहीं पे एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है। देयर आर सो मेनी बुक्स इन एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की हो सकता है यू माइट नॉट नो ऑल, दिस इज वेयर द फाउंडेशनल नॉलेज इज एब्सोल्युटली हेल्पिंग यू इन द एग्जाम, एंड यहीं पे यू कैन एलिमिनेट। यू नो कि इस टेक्स्ट का यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है? इफ यू नो दैट ऑल्सो, जनरली आपने सीधा सीधा 4 को हर जगह कट कर दिया, 1, 2 and 3 becomes the right answer. Even if you didn't know, so please focus on elimination, please focus on कैसे questions को सही करना है rather than panicking in the exam. You know इस text का इस area में और इस topic के साथ कोई evidence नहीं, it's a later text. So basically अवदान सूत्र, भगवती सूत्र and अयंगर सूत्र, ये सारे हमें specially बताते हैं कि 6th century time period में गणसंघ भी थे और monarchical rule भी था, और इसके बारे में बहुत ही ज्यादा हमें detailed description देते हैं। Factual question है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसको learn कर लीजिए for
फॉर एग्जामिनेशन, अगर कहीं ना कहीं ये सोर्स हमारे छूटे हुए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पिलर एडिक्ट 1 अशोका एम्फसाइजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अविहिंसा भूतम। इसका मतलब क्या है? सो पिलर एडिक्ट 1 में, स्तंभ शिलालेख 1 में अशोका बेसिकली अविहिंसा भूतम पर जोर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि गुरुओं के प्रति विद्यार्थियों का सम्मान। इसका मतलब होता है कि आप अपने फादर मदर को स्पेशली इज्जत दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। या इसका मतलब होता है कि जीवित प्राणियों को आप वध नहीं कर रहे हैं, यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम स्लॉटरिंग। या इसका मतलब होता है जीवन के प्रति अहिंसा, नॉन वायलेंस टूवर्ड्स लाइफ। सो पिलर एडिक्ट्स आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आजकल पेपर में काफी ट्रेंडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी इस शब्द का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग। अगर नहीं पता है तो इसको अभी लर्न कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज दी नॉन वायलेंस टुवर्ड्स लाइफ। इसको स्पेशली हम कहते हैं अविहिंसा भूतनम, और ये टर्म स्पेशली पिलर एडिक्ट 1 में मोस्टली आप देखते हो, ठीक है। तो जनरली पिलर एडिक्ट में किस में क्या लिखा है, ठीक है। स्पेशली प्रशासनिक एविडेंसेस को याद रख लीजिएगा मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परिषद का किस में रेफरेंस है, तो यू नो रॉक एडिक्ट नंबर 3। किस रॉक एडिक्ट में कहा गया है कि राजा इज वेरी वेरी एसेसिबल, किंग इज एसेसिबल, तो रॉक एडिक्ट नंबर 6, ठीक है। कहाँ पे लिखा गया है? ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार वो आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन ना दें, क्योंकि काफी बार आ चुका है। अगर रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सोर्सेस प्रशासन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम अभी सेशन में कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पेपर। तो सारे क्वेश्चन उस ध्यान को रख के बनाए गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉन वायलेंस टुवर्ड्स लाइफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक बेस्ड क्वेश्चन, लाइक आई सेड हो सकता है इस बार ये पेपर में ट्रेंड कर जाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, समहर्ती, द्वारिका, अंतर्वंशिका, समनिधरती, डिपार्टमेंटल हेड, चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट्स, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड, चीफ ऑफ मार्केट। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में सही है? ये टेक्निकली हमारे प्रशासनिक टर्म्स है, These are administrative terms, and ये स्पेशली उनका जो डेजिग्नेशन हो गया, जो बेसिकली उनके ऑफिसेज हो गए, ये वो है। तो इनको आपको मैच करनी है। वेरी कॉमनली क्वेश्चन, कई बार ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएगा, रादर देन लाइक दिस वो आपको एक वन लाइन का क्वेश्चन दे देंगे। तो ऐसे भी ये कई बार आ सकता है पेपर में, ठीक है। लेट्स सी इट इन हिंदी। समहर्ती, द्वारिका, अंतवंशिका एंड समधात्री। सो इनमें से कौन से पोर्टफोलियोज है? कौन महिले के सेवक के प्रमुख हैं, कौन महल रक्षक के प्रमुख हैं, कौन बाजारों के प्रमुख हैं, कौन डिपार्टमेंटल हेड हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो जल्दी जल्दी से प्रशासनिक टर्म्स जो भी आपने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लो, और अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो अभी बहुत टाइम है टू गो बैक एंड रिवाइज। रिमेंबर दिस इज जस्ट टू चेक आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, एंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर टू कीप इन माइंड कि नेट में मोस्ट ऑफ द चीजों को हम कॉन्कर कर सके। सो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? And I think most of you have absolutely guessed this right, but इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द्वारका इज बेसिकली चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट्स। तो अगर आपको पता है कि 2 सही है, जनरली हम एलिमिनेशन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको पता है 3 भी सही है तो भी हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। हम एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? टू सी कि कौन सा गलत है। स्पेशली 1 यू विल सी गलत है, तो जहां जहां पे 1 गलत है हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यू नो कि चीफ ऑफ मार्केट्स को समनिधत्री नहीं कहा जाता है, मतलब 4th भी गलत है, तो 4th को हमने कैंसिल कर दिया। 2 and 3 बिकम्स द राइट आंसर। तो जनरली ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपने अभी भी प्रशासनिक टर्म्स नहीं पढ़ा है तो गुप्ताज हो गए, मौर्याज हो गया, मिडीवल इंडिया के मुगल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मराठाज हो गए, दिल्ली सल्तनत हो गए, शेरशाह हो गए, प्लीज ये सारे टर्म्स को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी डायरेक्ट आता है। एंड अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं देन दिस इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जो हमें नहीं करना है। सो बी स्मार्ट, फिनिश ऑल द टर्म्स, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं मॉडर्न पीरियड में जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स दोनों दिमाग में रखिए, जो भी एग्जामिनेशन में आएगा यू विल मार्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ लेट्स रिवाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स।
सबसे पहले अर्थशास्त्र मेंशन समहर्ती जो कि है कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू हु वाज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। समनिधत्रि हो गए ट्रेजरर, ये मोस्टली जो रॉयल स्टोर हो गए ट्रेजरर हो गए ये उसके मोस्टली हेड है, ठीक है। ऑल्सो देर आर ऑफिसर्स लाइक द्वारिका दैट इज जो चीफ थे पैलेस अटेंडेंट्स के। अंतवंशिका ये पैलेस गार्ड के चीफ थे। एंड अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गए डिपार्टमेंटल हेड। एंड बेसिकली अक्षपताल ऑफिस हो गया मोस्टली वो जहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑडिट किया जाता है। सो बेसिकली दिस अक्षपतला इज टेक्निकली दी रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिस, ठीक है। ये कुछ टर्म्स को याद रखिएगा। It can come as a statement, it can come like a one-liner question, it can come anyway. So we have to make sure that we are doing absolutely spot on preparation. Now moving to the next. चलिए, given list 1 and list 2 again, which of the following here is correct? ये mixed terms है. So Arthasiddhikas, they were those people who kept 1/4, 1/5 of the produce. Then we have Sarvyopajans, they were those people जो आधा produce रखते थे. अंत महामत्रास, they were महामत्रास जो कि चार्ज थे frontier area के. And इतिका महामत्रास, they were those who were in charge of women welfare. So कौन सी correct है? इतिजका महामत्रास, those in charge of women welfare. Which of the pair here is absolutely correct? So Ardhasiddhikas, then we have Sarvyopajans, Arth Mahamantas and Itikjaka Mahamantas. So कौन 1/4, 1/5 उपज रखते थे, कौन आधी उपज रखते थे, कौन सीमांत जो हमारे सीमांत क्षेत्र थे उनके हेड थे, कौन महिलाओं कल्याण के प्रभारी थे. So which is absolutely correct. ये वन लाइनर में भी आ सकता है आपको. So we have to make sure that we are doing this absolutely well. तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं. Which is correct? चलो, सो लेट्स रिवाइज इट. लेट्स सी. सबसे पहले ये जो दो टर्म्स हैं जनरली ये आपको एविडेंस दे रहा है. आप सबको पता है कि जब भी हम मौर्यन पीरियड के बारे में बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, वी हैव स्टेट ओन लैंड्स एंड वी ऑल्सो हैव प्राइवेट लैंड्स, है ना. ऑल्सो वी हैव मेड श्योर कि इरिगेशन के एविडेंसेस भी हैं. मौर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर, मौर्यन पीरियड में जो खेती बाड़ी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए जब मेगास्थीन स्पेशली सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट द 7 स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, उसमें कल्टिवेटर्स बेसिकली जो खेती बाड़ी करते थे, कल्टिवेटर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दैट इन दैट असेसमेंट ऑफ द सोसाइटी जो कि स्पेशली मेगास्थीन्स देते हैं, ठीक है. कल्टिवेटर्स का इंपॉर्टेंस दिस विल शो कि एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू स्पेशली जो लैंड से पैसा आता था, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द मॉडर्न पीरियड. क्योंकि जितने वेलफेयर एक्टिविटीज होते थे, आर्मी को जो पैसा देता था, ये सब इस लैंड रेवेन्यू से होता था. यू नो आर्मी व्हेन धम्मा केम, आर्मी वाज नॉट डिसबैंडेड एंड आर्मी को डिसबैंड नहीं किया गया था, तो लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर, लॉट ऑफ मनी वाज गोइंग फॉर आर्मी ऑल्सो, जो कि एक टाइम पे अनसस्टेनेबल हो गया था. एंड देयर आर लॉट ऑफ व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग मॉडर्न डिक्लाइन, जिसमें एक व्यू बहुत हिस्टोरियंस का फाइनेंशियल डिक्लाइन भी है. डी.डी. कोसाम्बी इज दैट वन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन जो उस पर फोकस करते हैं. सो मॉडर्न एम्पायर में वी हैव स्टेट ओन्ड लैंड्स बेसिकली एंड वी हैव प्राइवेट लैंड्स. एंड ये जो स्टेट ओन्ड लैंड्स हैं इसका ध्यान रखते थे सीताध्यक्ष. एंड ऑब्वियसली जो स्टेट ओन लैंड्स था ये काफी अच्छा लैंड होगा, काफी वेल अच्छा गुड फर्टाइल लैंड स्पेसिफिकली होगा, ठीक है. एंड देयर आर ऑल्सो देयर इज एविडेंस ऑफ इरिगेशन, तो हमें प्रॉपर अर्थशास्त्र भी इरिगेशन के एविडेंसेस देता है. मेगास्थीन्स की इंडिका भी इरिगेशन के एविडेंसेस देती है. अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली हम एक इरिगेशन सेस के बारे में बात करती है. तो पहले दो ना इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो शेयर क्रॉपर्स होते थे कि मान लो मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपको मेरे जमीन में मेरे लिए काम करना है, ये शेयर क्रॉपर्स के टर्म्स है. अगर आपने पढ़ते वक्त इसको स्किप किया है तो ये आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है. दीज आर टर्म्स रिलेटेड टू शेयर क्रॉपर्स. तो अगर ये गड़बड़ है, ये भूल चुके हैं, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है. सो हियर द आंसर स्पेसिफिकली इज 3 and 4 क्योंकि ये इंटरचेंज्ड है. अर्धसिद्धिकास वो लोग थे जो आधी प्रोड्यूस रखते थे, सर्वपजन्स वो लोग थे जो 1/4, 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस रखते थे, ठीक है. सो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा. अंत महामतास वो थे जो फ्रंटियर एरियाज के इंचार्ज थे. एंड बेसिकली इतिजा कामतास वो होते थे जो वुमेन वेलफेयर, महिला कल्याण का ध्यान रखते थे, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दिस वेरी वेरी वेल एंड इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन दी कमिंग फ्यूचर. हो सकता है ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में आ जाए. नंबर 10,
विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? The doctrines of Anekvad and Sayadvad are Buddhist doctrines of relativity. Apragriha is one of the 5 vows for monks and nuns in Buddhism. Trithankar is another word for Jina, which means a fort builder. And Terigata is a collection of 60 poems consisting of 522 verses. तो बुद्धिज्म जैनिज्म पे अगर आपने थोड़ा देखा है तो थ्योरी के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चंस दोनों ही पेपर में आ रहे हैं, थ्योरी भी आ रहा है और हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. सो आज के सेशन में आई विल ट्राई टू फिनिश बोथ ऑफ देम कि आपको कोई दिक्कत ना हो. लेट्स डू दिस थ्योरी क्वेश्चन, इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. एकवाद एंड बेसिकली सायदवाद, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन बुद्धिज्म. अपरिग्रह बौद्ध धर्म में भिक्षु और नन के लिए 5 प्रतिज्ञाओं में से एक है. तीर्थंकर जीना के लिए एक शब्द है जिसका अर्थ फोर्ट बिल्डर है. थेरी गाथा 60 कविताओं का एक संग्रह है जिसमें 522 छंद शामिल है. अगेन इन दिस टाइप ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस डू एलिमिनेशन. अगर आपने प्रीवियस ईयर के बुद्धिज्म जैनिज्म के थ्योरी क्वेश्चंस देखा है, बहुत क्वेश्चंस को आप सिर्फ बाय एलिमिनेशन ही सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स सी दिस, क्या हम इसको बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं? डॉक्ट्रिन्स ऑफ अनेकवाद शायदवाद, दे आर नॉट बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, दे आर जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कट हो गया. क्या कहीं एलिमिनेट हो रहा है? यस. अब इसका मतलब क्या है? अनेकवाद मतलब क्या होता है कि देर आर मल्टीपल ट्रूथ्स, है ना. अनेक, मल्टीपल ट्रूथ्स, मल्टीपल रियलिटीज. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जो बोल रही हूँ वही सिंगल ट्रूथ है, वही सिंगल रियलिटी, इट इज नॉट. आपके हिसाब से सत्य कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से सत्य कुछ और हो सकता है. देर आर मल्टीपल रियलिटी स्टोरी. सो एक सिंगल सच नहीं, अनेक. अनेक मतलब बहुत, है ना. अनेकवाद. शायदवाद मीन्स मे बी. हम कहते हैं ना, आपसे कोई पूछेगा कि आप पार्टी में आ रहे हो, बोलेगे शायद आ रहा हूँ. आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा क्या आप पढ़ रहे हो, शायद पढ़ूंगा, पता नहीं. तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, 50-50, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी जो स्पेशली जैनिज्म से एसोसिएटेड है. अपरिग्रह इज वन ऑफ द 5 वाउस जो अगेन जैनिज्म से एसोसिएटेड है. ठीक है. सो सेकंड भी हमारा कैंसिल हो जाता है जनरली, तो इससे आपने एलिमिनेशन कर दिया. 3 हमारा आंसर बचा. उसके अलावा तीर्थंकर इज अ वर्ड फॉर जीना विच मीन्स फोर्ट बिल्डर. ये बिल्कुल सही है, विच यू नो कि 3 है. ठीक है. सो अब नाउ कमिंग टू 4. Therigata is a collection of 60 poems consisting of 522 verses. This is wrong. तो मोस्टली ये आपको हमेशा आता है. 4th is absolutely wrong. तो दूसरा जो एलिमिनेशन है, मान लो आपको ये पहला 2 नहीं पता था, आपको सिर्फ ये पता था कि यार इसमें ना ये नंबर गलत दिया हुआ है और मुझे इतना तो श्योर है. सो जस्ट बाय दिस ऑल्सो आप 4th को एलिमिनेट कर सकते थे एंड आप सिर्फ और सिर्फ 3 ओनली तक पहुंच सकते थे इफ यू जस्ट न्यू द 4th वर्स. दिस इज टू टेल यू दैट प्लीज एलिमिनेट. जितना ज्यादा एलिमिनेट करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा यू विल यू नो थिंग्स विल स्टार्ट क्लिकिंग यू इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. सो 3 ओनली इज द आंसर. अब इसको जल्दी से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. कुछ टर्म्स को देखते हैं अगर आपने मिस किया है. त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म इज राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान एंड राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र. देर आर 5 ग्रेट वाउस जिसको हम कहते हैं पंच महाव्रता, जो मोस्टली भिक्षुज और मॉन्क्स लिया करते थे. जैसे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, कोई भी लिविंग बींग्स को अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, दैट इज सत्य और संरता. ठीक है. जो नहीं है आपका उसको नहीं लेना, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, अस्त्य, सेलिब्रेट लाइफ रहना, ब्रह्मचार्य, एंड नॉन पोजेशन, टू कॉल नथिंग एज वंस ओन, मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई पोजेशन नहीं. दिस इज कॉल्ड अपराग्रह. थेरीगाथा is a collection of 73 poems of 522 verses, specially which is composed by 72 nuns who reaches higher spiritual attainment. It is very important क्योंकि it is one of the very rare source, specially जो महिलाओं के बारे में बताता है और उनके renunciation experiences के बारे में बताता है. One of the very important source of ancient India. तो ये सारे जो आपको terms दिख रहे हैं ना इधर, ठीक है, ये सारे टर्म्स को आप प्लीज बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा. ये कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है. धम्मपद पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस आ चुका है. ठीक है. सोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा एंड दीज थ्योरी पार्ट्स. और भी सोर्सेज पे मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगी, उनको अपने मटेरियल के साथ आप इंटीग्रेट कर लेना. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट.
विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स। अब देखो, अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा है तो बुद्धिज्म जैनिज्म से थ्योरी भी आ रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म से प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है। दिस इज वन फैक्चुअल क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक सोर्स है जिसमें स्पेशली बुद्धा आंसर सुनते हैं ऑफ धम्मादिन थेरा? इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली निम्न में से कौन सी स्रोत है जो हमें यह बताता है कि जब बुद्ध ने धम्मदिना थेरी द्वारा स्पेशली आंसर सुना विच शी वॉज गिविंग टू विशाखा, ही सेड, Vishaka, the nun Dhammadina, is truly wise. She is very learned. If you had put these questions to me, I would have given you the same answer. Very important question trend for your examination. तो इनमें से कौन सी स्रोत है जो हमें ये बताती है कि जब बुद्ध ने धम्मदिना थेरी द्वारा सामान्य महिला विशाखा द्वारा गए पूछे प्रश्नों का उत्तर दिया तो बुद्ध उससे इतने ज्यादा कन्विंस हो गए कि उन्होंने बोला भाई ये वास्तव में बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि अगर आप मुझसे भी ये प्रश्न पूछते तो मैं आपको सेम चीज बोलता जो इन्होंने आपको कहा है। तो बेसिकली किस में लिखा है ये? अंगुत्तरा निकाय, संयुक्त निकाय, खुदक निकाय और बेसिकली अमरकोश। सो ये जो पूरी स्टोरी है ये कहां पे लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग हियर is correct? Let's see. अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुदक निकाय एंड बेसिकली अमरकोश। ऑल्सो मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो प्लीज एड इट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से आपको पता है क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आ सकते हैं। सो टू मेक श्योर दैट वी डू दैट एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज वॉट वी हैव टू डू। तो चलो चलते हैं नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली लेट्स मूव। और थोड़ा सा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बोलूंगी उसका एविडेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय इज द करेक्ट आंसर हियर इज ए। नाउ लेट्स मूव टू थिंग्स। ये भी पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। संयुक्त निकाय रेफर्स टू खेमा whose discourses to the king Pasenadi so impressed him that he stood up and bowed before her when she had finished। तो पहले बात, बहुत ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में? महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं, नन्स के बारे में, पीपल हु वर द मोस्ट लर्नड, उनके एक्सपीरियंस और उनके बारे में ये सोर्सेज है, इसीलिए आपके लिए और ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। संयुक्त निकाय कहता है ऑफ खेमा जिन्होंने अपना डिस्कोर्स राजा पसरिदु को दिया और वो इससे इतने इंप्रेस हो गए कि भाई जैसे ही उसने खत्म किया वो उसके सामने बो डाउन कर दिए। एंड अंगुत्तर निकाय स्पेशली जिसमें बुद्धा बेसिकली आंसर सुनते हैं जो धम्मादिना थेरा। आपको इनके नेम्स भी आ सकते हैं तो इनके नेम्स याद रखिएगा, ठीक है। जो धम्मादिना थेरी ने स्पेशली दिया था, किसने पूछा था ये सारे क्वेश्चन? विशाखा ने। एंड बुद्धा इतने इंप्रेस हो गए, उन्होंने बोला देखो ये इतनी ज्ञानी है, अगर मुझसे भी पूछते तो मैं आपको यही चीज बताता। सो महिलाओं का एक्सपीरियंसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज मेक श्योर आप इसका कहीं नोट कर लें और इसमें इन क्वेश्चन पे ध्यान रखें। नंबर 12, इनमें से कौन से सोर्सेज हैं जो आपको ये बताते हैं स्पेशली कि अगर आप एक भिक्षु बनते हो, एक त्यागी बनते हो, तो व्हाट आर द फल, आपको क्या क्या फल मिलता है। ऑल्सो इट टेल्स यू बुद्धा के कंटेम्पररीज। इससे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। इफ यू हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुद्धा के कंटेम्पररीज पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट इंडिया इज कंटेम्पररीज। कनिष्का के कंटेम्पररी कौन है, बुद्ध के कंटेम्पररी कौन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो किस सोर्स में दोनों बताया गया है, दैट यू नो विच सोर्स टेल्स यू कि भाई बुद्धा के कंटेम्पररी कौन है, एंड दिस सोर्स आल्सो टेल्स यू कि अगर आप रिनंसिएंट बनते हो, सन्यासी बनते हो, तो आपको क्या फायदा मिलेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? लेट्स सी। समान फल सूत्र में कहा गया है, अंबथा सूत्र में कहा गया है, ब्रह्म मंजला सूत्र में कहा गया है और बेसिकली सिगारवदा सूत्र में कहा गया है। सो कौन से सोर्स है? अगेन आई विल गिव यू लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्लीज इसको नोट कर लेना। ध्यान थोड़ा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में, थोड़ा फैक्चुअल में, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स देखा है गाइस, सो यू नो बुद्धिज्म जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत चीजें, बहुत सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड मेनी ऑफ यू गो रॉन्ग। तो जब आपने बेसिक्स फाउंडेशन रेडी कर लिया है, इन सोर्सेज को एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा सो दैट यू डू नॉट डू एनी ब्लंडर और आप बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम्स में जा रहे हैं, ठीक है। So the correct answer here, which of the following here is correct? चलो, I think most of you have given the answer here. So the correct answer here is समान फल सूत्र, which is A। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। देखो,
बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथों में देर इज रेफरेंस ऑफ अदर सेक्ट ऑल्सो, क्योंकि 6th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी सेक्ट थे पहले जो बहुत साइमल्टेनियसली चल रहे थे। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ में एक टर्म यूज किया गया है विच इज अनातिथ्य। ठीक है, इसका मतलब है बुद्धिज्म के अलावा भी जो सेक्ट उस टाइम पे प्रिवेल थे। ठीक है, द वर्ड तिथ्य ये स्पेशली आता है तीर्थंकर से। तीर्थंकर मतलब फोर्ट बिल्डर, जो मोस्टली जैनिज्म में यूज होता है फॉर देयर टीचर्स एंड जैन। नाउ समान फल सूत्र जो है किसकी है, ये दिघ निकाय की। तो अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी कॉमन ट्रेंड। ये किताब आपको बताती है कि अगर आप भिक्षु बनते हो तो आपको क्या फायदा मिलेगा, भिक्षु बन के स्पेशली क्या फ्रूट्स मिलेगा, एंड ऑल्सो बुद्धा के साथ कंटेम्प्रेरी कौन थे। अब उनके नाम याद रख लेना, इससे आपने कंटेम्प्रेरी के नाम भी याद रख लिए और आपने बुक सोर्सेस के बारे में भी याद रखिया। अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र ये कहानी बताती है कि एक दिन अजात शत्रु जो है, जो मगध के राजा थे, वो अपने टेरिस पे बैठते हैं, अपने महल के टेरिस पे बैठते हैं, और वो अपने महल के टेरिस पे उनके मिनिस्टर्स बैठते हैं, चांदनी सी रात है। ठीक है, सो बेसिकली वो कहते हैं कि भाई उनको ना कुछ डिस्कोर्स सुनने का मन है, उनको कुछ उद्देश्य सुनने का मन है, तो अपने छत के पे बैठ के अपने मिनिस्टर्स से बात करते हैं। इन दिस कन्वर्सेशन वो पूछते हैं कि भाई मुझे ना उद्देश्य सुनना है, डिस्कोर्स सूझना है, तो किसको बुला सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं ये बहुत सारे लोगों का नाम सजेस्ट करते हैं जो इनडायरेक्टली बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं, विच इज Puran Kaspa, then we have Makhali Gosal, then we have very importantly Ajit Keshkambin, then we have Paduka Kachyan, then we have Sanjay Belatiputra and Mahavira. So ये आपको याद रखनी है, these are the contemporaries of Buddha। आपको statement based questions में आ सकता है, आपको कैसे भी आ सकता है। मैंने आपको बुक का नाम भी दे दिया है for any important questions। तो ये factual questions है, मोस्टली ये गलत होते हैं, बट आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है कि ये चीजें गलत ना हो। ठीक है, so with this let's move to the next question, number 13। इनमें से कौन से 10th सेंचुरी राइटर हैं जो आपको ये बताते हैं कि पाटलिपुत्रा में देयर इज अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स जिसके सामने बहुत सारे ग्रेट ग्रामेरियन सच एज पाणिनि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे आते थे और वहां पे अपीयर करते थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? फाहिन, इत्सिंग, गुणाध्य और राजशेखर। So who among the following 10th century writer refers to the board of examination institution, जहां पे वो ये कहते हैं कि भाई पाणिनि और बहुत ही जो ग्रामेरियंस थे वो वहां पे जाते थे और वहां पे पेश होते थे। So किसने हमें ये बताया? फाहिन, इत्सिंग, गुणाध्य एंड राजशेखर। So which of the following here is correct? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी राजशेखर। अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, 3-4 मैंने आपको नाम दिया है, प्लीज इसको आप लर्न कर लीजिएगा। 9th सेंचुरी की मंजूश्री कल्प ये स्पेशली आपको बताती है एसोसिएशन ऑफ पाणिनि विथ नंदा किंग एट पाटलिपुत्रा। 10th सेंचुरी राइटर राजशेखर आपको बताते हैं कि भाई पाणिनि और उनके जैसे बहुत सारे ग्रामेरियन पाटलिपुत्रा में एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनर हुआ करता था, उसके सामने पेश हुए थे। 11th सेंचुरी की किताब सोमदेव कथा सरित सागर एंड श्रीमंद्रस बृहद कथा मंजरी भी हमें एविडेंसेस देते हैं अबाउट बेसिकली पाणिनि एंड उनके ग्रामर के बारे में, एंड ये सारे स्टोरीज बेस्ड हैं बृहद कथा और गुंड्या के बीच में। यहां से आपका जो सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो निकल जाएगा, अगर कोई क्रोनोलॉजी किताब आती है तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, प्लस These are one of the most important books। मान लो इधर से कोई बुक लिस्ट का क्वेश्चन आ गया तो ये भी आपका इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल दीज बुक्स आर टेलिंग यू अबाउट द ग्रामेरियन पाणिनि और उनके बारे में। तो वन इज टेलिंग यू कि भाई वो नंद किंग की कोर्ट में थे, वन इज टेलिंग यू कि हाँ भाई एक बोर्ड था पाटलिपुत्रा में जिसके सामने वो पेश हुए, एंड 11th सेंचुरी किताब जो है ये उनके बारे में लेजेंडरी स्टोरीज, उनके लाइफ के बारे में कहानियां आपको बताती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड बुक्स जो स्पेशली इनके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मौर्यन पीरियड कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस कहां से मिलते हैं? विच इज इट? सो वी हैव निगाली सागर, सांची, अलाहाबाद कोसाम पिलर और रुमिंदई। तो मौर्यन पीरियड में कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस कहां पे मिलते हैं? दिस अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन भी हो रखा है इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट। So which of the following here is correct? And I think most of you are absolutely right. ठीक है,
तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। निगाली सागर एंड रुमिंदई, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और बेसिकली सांची इज अ सिज्म एडिट एंड कोसाम पिलर जो है ये स्पेशली हमें क्वीन के बारे में एविडेंसेस देती है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। सिज्म एडिट इज फाउंड एट सांची, इट इज फाउंड एट सारनाथ एंड इट इज फाउंड एट कोशाम्बी इलाहाबाद। कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस निगाली सागर एंड रुमिंदई, दोनों ही स्पेशली यू विल सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन भैरवा डिस्ट्रिक्ट। 3 केव इंस्क्रिप्शंस मोस्टली हमें मिले हैं इन द केव्स ऑफ बारबरा हिल्स एंड एक डोनेटिव एडिक्ट है जो हमें अशोका की क्वीन के बारे में बताते हैं इन द इलाहाबाद कोशाम पिलर। सो क्योंकि आर्किटेक्चर कॉमन है आ चुका है तो हम भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट रिमेंबर मोर ओरिएंटेशन शुड बी ऑन सोर्सेज, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, अच्छे से देख लो, ये सिज्म एडिट को अच्छे से याद कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम देने अपार्ट फ्रॉम नेट, दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू अशोकन पिलर कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है? They are huge and fragmented type of pillars. They have animals and human figures on the top of pillars like Archimedean pillar. Ashokan edicts are found on all pillars. The Ashokan pillars are very different from each other in size and dimension. So when we talk about Ashokan pillar, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? ये विशाल एवं खंडित प्रकार के स्तंभ हैं, इनके स्तंभ में स्पेसिफिकली आर्किमिडन स्तंभ की तरह पशु और मानव आकृति है। अशोका के हर पिलर में कुछ ना कुछ शिलालेख है एंड अशोका के स्तंभ आकार से एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं, काफी ज्यादा डिफरेंट है। कैन यू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन? टेक्निकली ये क्वेश्चन पिलर के बारे में आपको डिटेल रेफरेंस पूछ रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? लेट्स सी, एलिमिनेशन करिए। Let's see. So which is correct? चलो. So let's see and let's see कि क्या सही है क्या गलत है. There are huge and fragmented type of pillars. सबसे पहले जब हम अशोकन पिलर की बात करते हैं ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, ठीक है. These are monolith pillars. Monolith मतलब एक ही चट्टान से हमने कार्व आउट करके स्पेसिफिकली ये जो पिलर है ये हमने एक ही चट्टान से बनाया. अब इस पिलर के फीचर्स क्या है? मोस्टली आप देखोगे ये जो पिलर है स्पेशली मॉडर्न पिलर्स, दीज आर लिटिल बिट राउंडिश, कर्विश इन शेप, ठीक है. स्पेशली यू विल सी वाई, so that these pillars could be seen from everywhere, ठीक है. उसके अलावा whenever you see this pillars you will see यहाँ पे स्पेशली ऊपर में there is a platform, ठीक है. तो यहाँ पे स्पेशली आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ पे स्पेशली there will be an animal and most of the animals you will see इनका बुद्धिज्म के साथ मोस्टली कनेक्शन है. You will see there are lot of animals who like for example अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू सी अ लायन, सो ऐसे कहा जाता है कि बुद्धा इज लायन अमंग दी साक्या सिम्हास. ओके, सो यू हैव एलिफेंट. एलिफेंट बेसिकली एसोसिएटेड है बुद्धा की बर्थ के साथ, क्योंकि व्हेन बुद्धा वाज गेटिंग बोर्न एंड माया हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स, सो वन ड्रीम वाज ऑफ अ वाइट एलिफेंट, तो एलिफेंट हो गया. जनरली एवरी इमेज यू विल सी हैव्स बुद्धिज्म कनेक्शन, ठीक है. सो ये हो गया. उसके बाद अगेन you will see bull. Generally अगर आप lotus भी देखोगे for example, so everything lotus again is associated with birth, ठीक है. horse is associated with renunciation. तो mostly ये pillars are not fragmented but एक ही आकार से ये क्लब हुआ है, ठीक है. Second, they have animals and human figures. You will see pillars के ऊपर human figures नहीं है and like the Archimedean pillar, this is absolutely wrong, ठीक है. अशोकन एडिक्स ये भी गलत है क्योंकि हर अशोकन पिलर पे नहीं लिखा है देयर आर आल्सो पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शंस आल्सो, तो ये भी गलत है. अशोकन पिलर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी गलत है. मोस्टली अशोकन पिलर्स आर एक्चुअली सिमिलर, क्योंकि जनरली जब आप टेक्सचर देखोगे ना पिलर का, तो पिलर मोर और लेस सेम है. जनरली यू विल सी, ऐसा नहीं कि कोई पिलर बहुत ही ज्यादा ऐसे हो गया, कोई पिलर ऐसे हो गया, नहीं. मोर और लेस दे आर एब्सोल्युटली द सेम, ठीक है. व्हेन इट टॉक्स अबाउट द साइज एंड डायमेंशंस हल्का फुल्का डिफरेंस है बट बहुत ही ओवर्टली डिफरेंस नहीं है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. तो जब हम मॉडर्न पिलर्स की बात करते हैं यू विल सी दीज पिलर्स आर पॉलिश, कर्विश, इसमें मेसन्स के मार्क हैं. पिलर्स के यू विल सी शाफ्ट, यू विल सी अबैकस, आप पर्सिपोलिस बेल देखोगे स्पेसिफिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो दीज थिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कुछ में हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ में नहीं भी हैं. और जब हम मॉडर्न पिलर्स को आर्किमिडियन पिलर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो यू विल सी द वर्ड दीपी एंड लीपी, ठीक है. ये दोनों पिलर्स में यूज हुए हैं. स्पेशली उसके अलावा
द फैक्ट डीपी एंड लीपी के अलावा मोस्टली आप देखोगे ये पहले थर्ड पर्सन में लिखे गए थे, देन दे मूव टू द नेक्स्ट. सो ये जो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका है, इट्स एक्चुअली द सेम लाइक इट वाज देयर इन आर्किमिडीन पिलर्स. बट बहुत फर्क भी है मॉरन एंड आर्किमिडीन पिलर में. जैसे मॉरन पिलर इज मोनोलिथ, आर्किमिडीन पिलर फ्रेगमेंटेड बॉक्स, फ्रेगमेंटेड है. आप देखोगे उनमें चट्टानों को स्पेशली ऐसे रखा गया है. प्लस पर्सिपुलस बेल, दोनों में फर्क, एक में बल्जिंग है, एक में बल्जिंग नहीं है. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी अगेन द वे अशोका हैज एक्चुअली रिटन इंस्क्रिप्शंस एंड ही हैज चेंज्ड द एंटायर मीनिंग ऑफ दिस पिलर्स विथ मच मोर सिग्निफिकेंस, जो हमें मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलता है. ठीक है. सो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स ही मोर और लेस हमारे गलत हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नंबर 16. अब अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं. बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस द फर्स्ट, पहले तो इसको याद रख लीजिएगा. ठीक है. सो बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस द फर्स्ट मेंशन करता है दैट पीपल ऑफ गंधार, Haruvati and Maka, they are most important people among the Persian Empire subjects. Haruvati here mentions belongs to which area? So basically ये जो बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन है डेरियस का, ये आपको कहता है कि भाई गंधार, हरोवाती और माका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको पर्शियंस डोमिनेट करते थे, जो पर्शियन के सब्जेक्ट्स हैं. अब इनका मतलब पूछा गया कि इनका एग्जैक्टली एरिया क्या है. यू कैन गेट दिस एज मैच द फॉलोइंग. अब ये जो स्पेशली यहाँ पे हारूवाती दिखा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है भारत का नॉर्थ और साउथ पार्ट. इसका मतलब है मकरन कोस्ट ऑफ ईरान एंड बालूचिस्तान. इसका मतलब है गंधार और स्पेशली उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या इसका मतलब है स्पेशली अराकोसिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान हो गया, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हो गया. इसका मतलब ये है. तो ये आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है जो आपको जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है फॉर द एग्जामिनेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? पहले तो आपको इसमें दो चीज एग्जामिनेशन के लिए भी याद करनी है. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस कि इंस्क्रिप्शन किसका है. दूसरा, ये जो एरियाज के नाम मेंशन्ड है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इन एरियाज के नाम को याद रख लीजिएगा. अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पे तो क्वेश्चन आती है. दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें यहां से मिल सकता है. सो द करेक्ट आंसर एक्चुअली हियर इज डी. अब इसके एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ लीजिए सो दैट दिस डजंट गो रॉन्ग. बेहुस्तान इंस्क्रिप्शंस ऑफ डेरियस द फर्स्ट मेंशंस गद्रा, मतलब गंधार रीजन हो गया. हारूवाती मतलब हो गया अराचोसिया रीजन जो कि साउथ ईस्टर्न एंड प्रोबेबली नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान का है. माका मतलब वो एरिया हो गया मकरन कोस्ट ऑफ ईरान एंड बालूचिस्तान. सो ये सारे ज्योग्राफिकल, यू विल सी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन. ठीक है. ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इज ऑलवेज कमिंग, चाहे वो महाजनपद का पीरियड हो, ठीक है, और पोर्ट बेस्ड एरियाज हो, या रॉक एडिक्ट नंबर 13 पे जिस एरियाज के नाम दिए हैं, जिस रूलर्स के नाम दिए, इट्स वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड. ठीक है. दूसरा, हमदान इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू हिदूज. हिदूज का मतलब होता है वो लोग जो लोअर इंदस वैली में रहते थे. डेरियस की इंस्क्रिप्शन एट पर्सिपोलिस एंड नक्शरुस्तम, इट ऑल्सो सेज कि हाँ वो लोग जो लोअर इंदस वैली में थे और गंधार रीजन, ये सब हमारे कब्जे में था, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स थे. तो पहली बात तो ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे है? पर्सिपोलिस एंड नक्शरुस्तम. ये याद रखना क्योंकि यहां पे लिटरली हमने 2-3 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस कर लिए हैं जो मोस्टली आपको पेपर में बहुत ही रिपीटेड आता है अपार्ट फ्रॉम अलेक्जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अगर आपने इसको देख लिया है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल एरिया को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में ना ये सेक्शन काफी ज्यादा निकल के आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 17. इनमें से कौन सी ऐसी ऐतिहासिक सोर्स है, साहित्यिक सोर्स है फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी सीई की, जो आपको अलेक्जेंडर की लाइफ के बारे में बता रहा है, उनके एसेसन से उनके मृत्यु तक. और इस किताब में अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के बारे में भी एविडेंस है कि वो इंडिया गए थे, उनका इंडियन कैंपेन हुआ था. किस किताब में ये सारी चीजें मेंशन्ड है? फर्स्ट एंड द सेकंड सेंचुरी. द लास्ट यूरोपियन और हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर इन द एज ऑफ एम्पायर, फायर फ्रॉम हेवन एंड हेल, the history of Alexander and Anabasis of Alexander. So the last European history or fire from heaven and hell, history of Alexander and Anabasis. Alexander पे chronology questions आते हैं, हम source भी करके जाएंगे so that this is also absolutely correct. So let's see which of the following here is correct. चलो चलो, so the correct answer here is D, that is Anabasis of Alexander. अब ये क्या है? ये बुक है अरियान की.
अरियान्स एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर, ये फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखा गया है, जो आपको पूरा का पूरा डिटेल दे रहा है अबाउट अलेक्जेंडर, हिज लाइफ, कैसे उन्होंने एसेशन किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई। यहाँ पे उनके भारतीय कैंपेन्स के बारे में भी रेफरेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये कहाँ से आया इंफॉर्मेशन। अरियान स्टेट करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने अरिस्टोबुलस ऑफ कैसेंड्रिया और टॉलेमी, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सन थे लगास के, who became the king of Egypt, वो कहते हैं कि भाई इनसे मैंने ये सोर्स लिया, जो भी मैंने आपको अलेक्जेंडर के लाइफ के बारे में बताया, उनके कैंपेन्स के बारे में बताया, ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वर टेकन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, प्लीज रिमेंबर, अरिस्टोबुलस एंड टॉलेमी, जो बाद में इजिप्ट के राजा बनते हैं। एंड क्यों क्योंकि दोनों ने ही अलेक्जेंडर को उनके एक्सपेडिशन में मदद की थी और उनके एक्सपेडिशन के साथ उनको उन्होंने अकंपनी किया था, तो ये दोनों उनके साथ गए थे। इन्हीं के इंफॉर्मेशन पे इन्होंने एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर किताब जो है मोस्टली उसकी रचना की, एंड दे वर द मेजर सोर्सेज ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर। तो डेट्स आपको याद है, हम कई बार कर चुके हैं, अब आपको याद रखना है कुछ सोर्सेज किससे लिया गया है, सो दैट अगर इस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस इज एब्सोल्युटली डन। ठीक है, इसको याद कर लेना और ये दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 18, Buddhist versions of Chanakya and Chandragupta legends are preserved in Mahavamsa and its 10th century commentary, जिसका नाम क्या है? This is a very important question everyone, क्योंकि Mauryan sources पे अगर आपने previous year देखा है, so Mauryan sources पे हजारों question आते हैं। and बात क्या है कि there are so many books जो हमें मौर्य के बारे में कुछ ना कुछ evidence दे रहा है, तो क्या पढ़ना है, किस में क्या लिखा है, ये सब इस question में हम specifically देखेंगे। ठीक है, so let's see, so Buddhist versions of चाणक्य चंद्रगुप्ता ये प्रिजर्व्ड है महावंश में। पहले तो ये याद कर लो कहां पे है, और इसकी 10th सेंचुरी की कमेंट्री, इस कमेंट्री का नाम क्या है? परिष्ठ परवान, देन वी हैव मिलिंदपना, महाभाष्य और वंशत प्रकाशनी। देखो ये आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी किताबें हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इन सारी किताबों का नाम पहले सुन रखा है, आपने पहले पढ़ रखा है। तो बाय लॉजिक ऑल्सो यू कैन एक्चुअली कम टू द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज मोस्ट ऑफ योर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज डी। अब ये सारे बुक्स में बारे में देखेंगे कि स्पेशली हमें किस बुक में क्या मिला है। ठीक है ना, मॉडर्न पीरियड के बहुत सारे सोर्सेज हैं, पुराण में किंग लिस्ट दी गई है स्पेसिफिकली, हाउएवर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। एक पुराण की टेक्स्ट है जो कहती है कि 13 मॉडर्न रूलर्स हैं जो अप्रोक्सीमेटली 137 इयर्स के लिए रूल कर रहे थे, दूसरा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 9 राजा हैं। ठीक है, हेमचंद्र की परिष्ठ परवान वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो चंद्रगुप्त का जैनिज्म के साथ कनेक्शन आपको बताता है। ठीक है, मुद्रा राक्षसा विच इज अ 5th सेंचुरी वर्क जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, विशाखा दत्त की, ये सीधे सीधे आपको बताता है किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से स्पेसिफिकली ये किस तरीके से ये प्लॉट करते हैं, एंड फाइनली किस तरीके से मॉडर्न एम्पायर स्थापित होता है। हाउएवर इट इज अनसर्टेन ये स्टोरी सही है या नहीं, इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। बुद्धिस्ट वर्जन्स ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्ता के लेजेंड, इट इज इन महावंश एंड 10th सेंचुरी कमेंट्री, दैट इज वंशतका प्रकाशनी। कुछ इंफॉर्मेशन चंद्रगुप्त के बारे में मिलिंदपन्हा और महाभाष्य में भी अवेलेबल है। ठीक है, सो ये सारे बुक्स हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द मॉडर्न पीरियड, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि ये तो वर्ड टू वर्ड प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये सारी चीजों को कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म रिलेटेड आ जाएगा, कहीं भी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्पेसिफिकली यू विल सी इट विल कम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, एंड इसको नोट करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विथ रेफरेंस टू द 6th सेंचुरी सोसाइटी, कौन सी स्टेटमेंट सही है? डाइस्ट्रक कॉइन्स लेड एंड पोटन का ये इस पीरियड में हमें मिला था। विनय पिटक स्पेशली मेंशन करते हैं कि श्रावस्ती के जो गिल्ड्स हैं दे वर प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ फूड फॉर मॉन्क्स एंड नंक्स। दक्षिणापथ रूट का अर्थशास्त्र में जिक्र है। द जॉब ऑफ रायर ऑफिशियल्स हु वर कॉल्ड राजा भत्तास, इट वाज टू सेफगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स। सो दिस क्वेश्चन इज ऑन 6th सेंचुरी सोसाइटी, क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन करना तो बनता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एवरीवन? Let's see, let's read it in Hindi. So with reference to 6th century society, which is correct?
यहाँ पे आपको बेसिकली लेड एंड पोर्टिन के सिक्के मिलते हैं। विनय पिटक हमें एविडेंसेस देते हैं स्पेशली ऑफ भिक्षुज एंड नन्स एंड स्पेशली अबाउट देयर संस। एंड बेसिकली जो दक्षिणापथ मार्ग है ये अर्थशास्त्र में है। एंड राजभट्टों के नाम से जानने वाले शाही अधिकारी, इनका काम था यात्रियों और व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलो लेट्स एलिमिनेट एंड लेट्स सी कि स्पेशली इसमें से कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो भाई, तो 6th सेंचुरी सोसाइटी में डाइस्टक कॉइन्स मिला था लेड एंड पोर्टिन का। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी ऑल नो दैट इन दी 6th सेंचुरी सोसाइटी पहला लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस मिलता है पंचमार्क कॉइन्स का, विच यू फाइंड इन दी 6th सेंचुरी, जो कि बना है सिल्वर का। इसके पहले तक यू नो जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वी हैव नो कॉइनेज एविडेंसेस। दो हमारे पास एविडेंस है कि देयर इज प्रिलिमिनरी ट्रेडिंग गोइंग ऑन, कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट्री साइट्स मिले, बट एज सच कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं है। सेम व्हेन वी कम टू द चालकोलिथिक पीरियड, वी हैव नो कॉइनेज एविडेंसेस। आगे बढ़ते हैं अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द वैदिक पीरियड अगेन। नाउ दिस पीरियड स्पेसिफिकली हियर आल्सो मोस्टली आईवीसी में भी अगर हम लोग जाते हैं तो इन दिस वैली में भी मोस्टली यू विल सी बार्टर सिस्टम। सबसे पहला लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें फेवर में मिलता है ऑफ द पंचमार्क कॉइन्स, हु से कि भाई पंचमार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर एंड दे वर फाउंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सो ये हमारा गलत हो जाता है। विनय पिटक मेंशंस गिल्ड्स ऑफ श्रावस्ती प्रोवाइडिंग फूड टू मॉन्क्स एंड नन्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पंचमार्क गलत हो गया, तो पहला ये तो गलत हो गया। दक्षिणापथ रूट अर्थशास्त्र मेंशन्ड है, ये भी सही है। रॉयल ऑफिशियल्स जिनका नाम था राजा भत्तास, इट वाज टू सेफगार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये भी सही है। सो 2, 3 एंड 4 बिकम्स द राइट आंसर हियर। जनरली जब हम 6th सेंचुरी की बात करते हैं, यू नो इन द 6th सेंचुरी सोसाइटी वेल्थ एंड डिस्पेरिटी, यू नो वेल्थ एंड स्टेटस में काफी ज्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। देयर इज अ सिंपल वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन इन वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ पीपल। उसके अलावा यू विल जनरली सी इन द 6th सेंचुरी सोसाइटी इंटर वर्ना मैरिजेस शुरू हो जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति, Gotra, clan affiliations, we find all of this in the 6th century society. We actually found the concept of apat dharma. In the emergency situations, the varna could actually do occupations which was not considered good for them initially. ठीक है, apat dharma के साथ साथ we have Vinay Pitak saying the forms of union, we have texts which are saying the form of marriages. ये सारे kinship ties strong हो जाते हैं। ये सारी चीजें specifically 6th century society के evidences हैं। Traders बहुत important part हो जाते हैं because with the coming of iron and the expansion you will see proper economy merge करता है। internal external trade जो है ये specifically शुरू हो जाता है। उत्तरापथ दक्षिणापथ ट्रेड रूट स्पेशली सेट हो जाते हैं। वी हैव बेसिकली विनय पिटक जातक स्टोरी जो इन रूट्स के बारे में स्पेशली बताते हैं, क्या सामान जाता था, क्या सामान आता था। देयर वर फीडर रूट्स जो कि स्पेशली इन रूट्स के साथ कनेक्टेड होते थे। यू हैड फीडर रूट्स। सो ऑल ऑफ दीज एविडेंसेस आर स्पेशली देयर आर मार्केट्स जिसमें आपको आइटम्स मिलेगा फॉर रिच एंड पुअर पीपल एज वेल। सोशल डिस्पेरिटीज, ट्रेडर्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इन द 6th सेंचुरी बीसी विल ऑल्सो सी कैपिटल शिफ्टिंग। वो एरियाज जो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, mostly we will see capital shifting takes place to those areas. वो areas जो politically important थे और जो trade related भी important थे, those areas were actually gaining pace in the 6th century BC time period, है ना। So this is one of the most important thing, याद रखना। And lead and potin generally हमें सतवाहना coins में मिलता है। Satavahana coins give us evidence of lead and potin. Mostly Satavahana coins give us evidence of dynastic history. ज़्यादा कोई सजावट आपको नहीं मिलेगा Satavahana coins में। It gives us evidence of maritime trade. उज्जैन सिंबल, दिस इज अ सिंबल। सतवाहना कॉइन्स में आपको चैत्यस के एविडेंसेस भी मिलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ सतवाहना कॉइन्स। तो इसको एलिमिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज मोस्टली आपको पता है कि जब मेगास्थीन्स की हम बात करते हैं, मेगास्थीन्स के जो रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे ग्रेको रोमन हिस्टोरियंस अपने राइटिंग्स में देते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट कौन से ग्रेको रोमन हिस्टोरियंस ने स्पेशली ये बोला है, बट इवन मेगास्थीन्स सो फार एज इट अपीयर्स डिड नॉट ट्रैवल एज मच ऑफ इंडिया, दो इन नो डाउट ही सॉ मोर ऑफ इट दैन दोज हु केम विथ अलेक्जेंडर द सन ऑफ फिलिप. For he tells us he resided at the court of Stanhotus, the greatest king in India, and also at the court of Porus, who was still greater than he. तो स्पेशली किसने बोला है ये?
who among the following Greco-Roman historians said that कि for Megasthenes so far as it appears वो इतना ज़्यादा travel तो नहीं किए हैं over India, however he saw much more of it than वो लोग जो Alexander के साथ आए थे. For he tells us कि भाई वो Stratocles के कोर्ट में भी थे जो उस समय बहुत ही greater राजा थे. So which Greco-Roman historian has specially said these lines about Megasthenes? So we have Arrian, we have Diodorus, we have Strabo and we have Pliny. If you have seen the previous year, इस तरह के questions काफी बार आ चुके हैं, and so this is one of those questions. With this we will end the session. तो चलो let us see which of the following here is correct. So which of the following historians has said it? इसको रीड कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा ग्रेको रोमन हिस्टोरियंस के नाम, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं these are one of the most important sources which tells us about this time period. And the correct answer here is A. Arrian is the right answer. इन्होंने स्पेशली मेगास्थीन्स के बारे में ये बोला है. So with this please make sure you read this very very properly. ठीक है, किसने क्या बोला है इसको एक बार go through कर लीजिएगा. And with this specifically we end the session. So I hope you actually enjoyed the session. More than that, इस session का mostly important agenda ये था कि आपको source based questions में ज़्यादा दूँ, क्योंकि this is where people go wrong. So explanations जो कि काफ़ी detailed मैंने आपको दिए उसको याद कर लीजिएगा. Basics आपने कर रखा है क्योंकि हम crash course कर रहे हैं, तो आपका foundation prepared है. Apart from that foundation you need that 2% extra, क्योंकि you all know when we talk about Buddhism, Jainism, when we talk about Vedic age, sources are an important part, especially ये period का जिसके आज हमने classes किए हैं. So do not make sure, do not be demotivated. अगर एग्जाम्स नजदीक है, आपको डर लग रहा है, be a warrior, solve the questions, solve as many questions as possible. और इस क्रैश कोर्स का जोर से जोर फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है हर चीज. प्रैक्टिस whatever is going wrong, just make sure you re-revise that, integrate it with your notes so that there is not even a single stone which is actually unturned. तो अपना ध्यान रखिए, पेपर को करते रहिए. 2 क्लासेस हम कर चुके हैं. नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन द 3rd क्लास, जहाँ पे हम पोस्ट मौर्यन से लेके गुप्ता पीरियड को कवर करेंगे. तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, कोई भी सेक्शंस आ सकते हैं. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड ऑल द इंटरेस्टिंग सोर्सेज जो हमने किया है उसको प्लीज अपडेट कर लीजिएगा इन योर नोट्स एंड लर्न ऑल ऑफ इट. डू नॉट रन अवे फ्रॉम दोज एरियाज जो गलत हो रहे हैं, क्योंकि द बिगेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हियर इज 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन टू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. क्योंकि अभी पता लगेगा तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का, काफी ज्यादा टाइम है टू वर्क ऑन देम, है ना. सो बी स्मार्ट, एनालाइज द प्रिपरेशन, आंसर क्वेश्चंस, integrate it with your material and just stay all positive. कुछ भी करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम हिस्टोरियंस हैं, वी आर हिस्ट्री वॉरियर्स, वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, यू आर लर्निंग द मदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ इन योर पोटेंशियल. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन डू रिवाइज बोथ द क्लासेस, डू मेक नोट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड. नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आइएगा एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी डू इन द नेक्स्ट सेशन. सो थैंक यू सो मच. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज स्टडी वेल, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑल द very best for your preparation. Remember, you are the best. This is the golden line which should absolutely go on in your mind. So all the very best. See you in the next session.